नमस्कार दोस्तों, रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं वकुल गोहिया आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रट्टा मार सीरीज का अगला वीडियो, जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय। बेसिकली सर्वोच्च न्यायालय होता क्या है आप सभी को पता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत में न्याय की क्या है, सर्वोच्च व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय भारत में न्याय की सर्वोच्च व्यवस्था है, या इसको एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं न्याय का अंतिम बिंदु ही आपका क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अगर इस सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्णन है संविधान के भाग 5 में है। संविधान के भाग किसमें है, 5 में है। और अगर इसके आर्टिकल्स की बात करेंगे तो आर्टिकल 124 से लेके तो 147 तक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल्स हैं। 124 से 147 तक इनकी क्या की गई है, व्यवस्थाएं की गई है। क्या बोला मैंने आपको, भाग 5 अनुच्छेद 124 से लेके 147। बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि भैया सर्वोच्च न्यायालय के किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक वर्णन है, तो आप बताएंगे कि 124 से लेके 147 तक। अगली बात देखें हम, भारत की न्यायिक व्यवस्था एकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। और अगर इस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्यालय की बात करेंगे तो भैया कहाँ है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय। अगर सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है तो हम बताएंगे भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में। अगर और आगे देखें, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि विधान की शक्ति किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। कि यह कहाँ स्थापना होगी, क्या क्या शक्तियां हो सकती, कितनी अधिकारिता हो सकती है, इन सब की शक्तियां किसके पास है, तो भैया भारत की संसद को प्राप्त है। आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे देखें क्या बात दी गई है। गठन की बात करें तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जो अपने आप में आर्टिकल्स क्या हो सकते हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी जो प्रावधान है अनुच्छेद 124 में क्या किया गया है, दिया गया है। किस आर्टिकल में दिया गया है, अनुच्छेद 124 में दिया गया है, जो निम्नलिखित। अब इस 124 के अंतर्गत भी बहुत सारे क्या दिए गए हैं आपको, आर्टिकल्स दिए गए हैं, जो पूछा आपसे कभी कभार जा सकता है। जैसे 124(1) में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और न्यायाधीशों की संख्या। जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था तब सर्वोच्च न्यायालय में टोटल मिला के 8 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। याद रखिएगा, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। 124(1) में इसकी व्यवस्था करी गई है, किसकी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और न्यायाधीशों की संख्या की। दूसरा 124(2) में इनकी नियुक्ति और पद की अवधि की बात की गई है, कि भैया सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति और इनके पद की अवधि, न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की अवधि। पहले नंबर में क्या बात हुई हमारी, 124(1) में स्थापना की बात हुई। किसकी बात हुई, स्थापना और न्यायाधीशों की संख्या। अरे भाई, अगर आप कुछ भी स्थापना कर रहे हैं तो आप अगला विचार तो आप यही लेके आएंगे ना, आप इनको अपॉइंट कैसे करेंगे, कितने साल के लिए करेंगे। तो 124(2) में यही बात दी गई है। अब आपने ये देख लिया कि भैया नियुक्ति करना है और उनका ड्यूरेशन आपको सेट करना है, तो किन व्यक्तियों को हम इसमें शामिल करेंगे, तो इसके लिए क्या कर दिया उन्होंने, बनने की योग्यता। क्या बनने की योग्यता, न्यायाधीश बनने की योग्यता 124(3) के अंतर्गत किया गया। अब आपने भैया क्या बोला, यहाँ पे नियुक्ति की प्रोसेस कर दिए, पद की अवधि बता दिए, उसके बाद में आपने देख लिया कि न्यायाधीशों की योग्यता भी आपने निर्धारित कर दिए। अब इनको हटाना कैसे है, इसकी व्यवस्था भी तो आपको करना पड़ेगा। तो 124(4) में न्यायाधीशों की पद मुक्ति की यहाँ पर आपने बात कर दी। 124(4) में पद मुक्ति की आपने बात कर दी। 124(5) में संसद द्वारा प्रक्रिया विनियमित करने का अधिकार। 124(5) में क्या बोल रहा है ये, संसद द्वारा प्रक्रिया विनियमित करने का अधिकार। 124(6) शपथ संबंधित प्रावधान। 6 में क्या हो गया आपका, शपथ संबंधित प्रावधान। 124(6) में शपथ संबंधित प्रावधान। और अंतिम में क्या है, 124(7) में पद छोड़ने के बाद न्यायिक कार्य पर रोक। अगर आप यहां से रिटायर होंगे तो किसी भी न्यायिक कार्य में आप भाग नहीं ले सकते। पद छोड़ने के बाद न्यायिक कार्य पर रोक। मेरे हिसाब से बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। 124(1) में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उनकी संख्या। किनकी संख्या, न्यायाधीशों की संख्या। दूसरे में क्या है, आप उनको नियुक्त कैसे कर रहे हैं
और उनके उनके पद की अवधि बताएंगे, भाई आपने क्या कर दिया, न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कर दी, स्थापना कर दी। इसके बाद में 124(2) में आपने उनकी नियुक्ति और पद की अवधि सेट कर दी। अब आपने जैसी पद की अवधि सेट किया, आप अगली प्रोसेस में क्या करेंगे, न्यायाधीश कौन कौन बन सकेगा उनकी आपने योग्यता निर्धारित कर दी। अगला योग्यता के बाद में आप क्या करने वाले हैं, 124(4) में उनको पद से मुक्त करने वाले हैं। 125(5) में विनियमित करने का अधिकार, 6 शपथ और 7 में क्या है, पद छोड़ने के बाद न्यायिक कार्यों पर रोक। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको अब समझ में आ चुकी होगी, याद करने की भी हमने कोशिश करी है। संशोधन विधेयक के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 1+33 का आंकड़ा चल रहा है, लेकिन अगर जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था तब कितनी थी भैया, 1+7, 1+7। इतनी बात समझ में आई आपको। चलिए अब देखते हैं आप इनकी नियुक्ति और पद की अवधि, मतलब 124(2) के अंतर्गत क्या क्या बातें दी गई है, ये देखने की आप कोशिश करने वाले हैं। अभी हमने बात करी संख्या की, बात करेंगे 124(1) में आ गया, ठीक है। 124(2) में क्या है, न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की अवधि। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा होती। किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह इसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह इसी न्यायालय के, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के ही अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है, परंतु अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सदैव मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करते हैं। बहुत अच्छा फैक्ट है। मतलब यहाँ क्या बात बोली है इसने, भैया नियुक्ति कौन कर रहा है, इनकी राष्ट्रपति कर रहा है। नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। राष्ट्रपति जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो इसी न्यायालय के न्यायाधीश से क्या कर सकता है, परामर्श कर सकता है। परामर्श कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। लेकिन जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के द्वारा ही, या परामर्श से ही कौन कर सकता है, राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति कर सकता है। इतनी बात मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई। वह चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश से भी परामर्श कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, निर्धारित नहीं की गई है। याद रखिएगा, न्यूनतम आयु सीमा का कोई भी उल्लेख नहीं है। एक बार नियुक्ति के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु कितनी है, 65 वर्ष है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की उम्र में क्या हो सकता है, रिटायर हो सकता है। कितने वर्ष की उम्र में, 65 वर्ष की उम्र में रिटायर हो सकता है। क्वेश्चन आपका आ चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता। अभी बताया था मैंने आपको 124(6) में शपथ की बात हो रही है। 124(7) में क्या बोला था आपको मैंने, एक बार आप रिटायर हो गए उसके बाद आप कोई भी न्यायिक कार्य नहीं कर सकते हैं। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखते हैं योग्यताएं की बात करें। 124(3) में भारत का क्या हो, नागरिक हो, सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है। वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में क्या कर चुका हो, कार्य कर चुका हो। लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में क्या कर चुका हो, कार्य कर चुका हो। या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में 10 वर्षों तक लगातार क्या रह चुका हो, अधिवक्ता रह चुका हो। 5 वर्ष तक न्यायाधीश, 10 वर्ष तक अधिवक्ता, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का क्या हो, ज्ञाता हो। राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का क्या हो सके, ज्ञाता हो सके। इतनी बात मेरे हिसाब से आपके दिमाग में समा भी गई होगी, आपने इस चीज को समझ भी लिया है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भैया। 125 में क्या है भैया, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते की बात हो रही है। 125 में, 124 खत्म, 125 देखें। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000, अन्य न्यायाधीशों का 2.5 लाख। मुख्य न्यायाधीश का कितना है, 2,80,000, अन्य का कितना है, 2.5 लाख। ठीक है। वेतन एवं मिलने वाली सुविधाएं उनके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता, और जो पेंशन बनेगी उनका, अंतिम माह की जो सैलरी बनेगी उससे कितना होगा, 50% निर्धारित किया गया है। अंतिम माह की सैलरी का
50%। पद विमुक्त 124(4) की बात करें, पद से आप कैसे विमुक्त करेंगे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद विमुक्ति के लिए संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं, जिसे हम प्रार्थना कहते हैं, जिसमें यह किसी न्यायाधीश को सिद्ध भ्रष्टाचार अथवा असमर्थता के कारण, या तो भ्रष्टाचार सिद्ध हो जाए या तो असमर्थता के कारण पद से क्या करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, यह प्रस्ताव दोनों सदनों में स्पष्ट बहुमत से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। दोनों सदनों में स्पष्ट बहुमत के साथ पारित होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि प्रस्ताव पर मतदान के समय जितने सदस्य उपस्थित हैं वह मतदान में भाग लेते हैं उनका 2/3 बहुमत तथा प्रस्ताव का क्या करे, समर्थन करे। कुल मिलाकर देखो सीधी सीधी बात है। पहली बात तो जो प्रस्ताव है दोनों सदनों में स्पष्ट बहुमत के साथ पारित होना चाहिए, हो गया पारित। उसके बाद जब भी मतदान होगा तो 2/3 संख्या बहुमत के साथ होनी चाहिए, तब जाके वो माना जाएगा कि प्रस्ताव पारित हो चुका है। इस प्रकार प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव पास होकर कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास भेजता है और वह आदेश जारी करके न्यायाधीश को हटा सकता है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर इसको बहुत आसान भाषा में कहूं तो दोनों सदनों में प्रस्ताव क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। असमर्थता या भ्रष्टाचार के आधार पर जब दोनों सदनों में पारित हो जाए तो फिर क्या होगा, मतदान होगा। मतदान में 2/3 सदस्यों का स्पष्ट बहुमत पास हो, वो हो जाएगा। उसके बाद वो राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, राष्ट्रपति उसे क्या कर देगा, पद मुक्त कर देगा। प्रोसेस कहा दी गई, 124(4) में दी गई। समझ में आई बात? अरे आ रही कि नहीं समझ में, बताओ। चलिए, सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य करने वाले यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ हैं, जिन्होंने 78 से लेकर 85 तक काम किया है। कौन? वाई वी चंद्रचूड़ सबसे ज्यादा समय तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करें। सबसे कम समय की बात करें तो कमल नारायण सिंह, सबसे कम कमल नारायण सिंह। पीआईएल कौन लाया था भाई? पीआईएल जब आया था उस समय कौन थे? भगवती जी थे। कौन थे? पीएन भगवती जी थे। पीआईएल लोकहित याचिका जब आई थी उस समय न्यायाधीश कौन थे? पीएन भगवती। सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने क्या वकालत नहीं कर सकते। ये देखो अभी बात की हमने, कोई भी काम नहीं करेंगे। 124(7) के अंतर्गत 124(6) में क्या बात की गई थी? 124(6) में शपथ की बात की गई थी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब बातें मेरे हिसाब से याद होना चाहिए आपको। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक क्या कर सकता है, बुला सकता है। अब तक हैदराबाद, श्रीनगर में इस तरीके की बैठक आयोजित हो चुकी है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से कहीं और भी सर्वोच्च न्यायालय को बैठक बुला सकता है। श्रीनगर और हैदराबाद में हो चुका है। इसके लिए अनुमति किसकी लगेगी? आपकी, राष्ट्रपति की अनुमति आपको लगेगी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े, यहां पर और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या बात हो रही है यहां पर। 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल किस में दिया है? ये 126 के अंतर्गत इसकी बात की गई। याद कर लो, इंपॉर्टेंट है बहुत। आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, आर्टिकल 127 एडहॉक न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश। ठीक है, कुल मिला के इसकी नियुक्ति कब की जाती है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद क्या हो? रिक्त हो। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तब किसकी नियुक्ति की जा सकती है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। और इसकी व्यवस्था कहां दी गई है? इसकी व्यवस्था दी गई आपके आर्टिकल 126 में इसकी व्यवस्था दी गई है। ठीक है, और अगले की बात करें 127 आर्टिकल की। यहां क्या लिखा है भाई? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अरे बहुत ज्यादा काम पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या कर सकते हैं, अन्य न्यायाधीशों की भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? नियुक्ति कर सकते हैं। अत्यधिक काम होने की स्थिति में आर्टिकल 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। आर्टिकल याद करने की कोशिश करें। आर्टिकल 126, आर्टिकल 126 क्या बात दी गई है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जब मुख्य न्यायाधीश ना रहे। ठीक है, आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति एडहॉक।
बात समझ में आ गई? मेरे हिसाब से इतनी बात समझ में आ चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करते हैं, एक होता भैया प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करें तो आर्टिकल 131, आर्टिकल 131 के तहत निम्न मामले आते हैं। भारत संघ एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद, भारत संघ एक या एक से अधिक राज्यों के विवाद, भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों से अधिक विवाद, अनेक राज्यों के विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के विवाद जिसमें वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है। मतलब विधि संबंधित कोई प्रश्न आएगा, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ जाएगा। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करें, आर्टिकल 131, आर्टिकल 131, आर्टिकल 131, एक्टिंग जज 126, एडहॉक 127, याद हो रही क्या होगा मेरे हिसाब से। तो अपीली क्षेत्राधिकार की बात करें तो भैया देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। इसमें भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। किसे, सर्वोच्च न्यायालय को। आप अरे क्रम वाइज चलते ना, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, वहां से आपको नहीं लगा, आप हाई कोर्ट चलेगा, हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट चलेगा, अंतिम में। अपीली क्षेत्राधिकार का प्रावधान 132 से लेके 136 तक है। 131 में क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, 132 से लेके 136 तक क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार। देखिए क्या है भाई, 132 में क्या है, संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में अपील का अधिकार। कोई भी संविधान से संबंधित मामला होगा तो आर्टिकल 132 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। 133 सिविल मामले, 133 सिविल मामले, 134 आपराधिक मामले, 134 आपराधिक मामले और 136 विशेष अनुमति से अपील का अधिकार, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है। ये मतलब विशेष पावर दे दी गई 136 के अंतर्गत। तो भैया 132 में क्या बात हो रही है, संवैधानिक मामले, 133 में क्या बात हो रही है आपकी, सिविल मामले, 134 में क्या बात हो रहा है आपका, आपराधिक मामले। इतनी बात समझ में आई, मेरे हिसाब से आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, परामर्शी क्षेत्राधिकार की बात करें तो भैया आर्टिकल 143, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श क्या कर सकता है, मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर निर्भर करता है कि वो मामले को राय देना है कि नहीं देना है। लेकिन विधि से संबंधित प्रश्न पर यहां पर भी ना दो आर्टिकल हो जाता है, एक हो जाता है 143(1) और 143(2). विधि से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो राष्ट्रपति को जवाब देना या राष्ट्रपति को परामर्श देना एकदम अनिवार्य माना जाता है। और अगर वो प्रश्न विधि के अंतर्गत नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है, स्वतंत्र है कि वो राष्ट्रपति को परामर्श दे या ना दे। मेरे हिसाब से बात इतनी समझ में आपको आ चुकी है। अगली बात करेंगे आप पुनर्विचार संबंधित क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर क्या कर सके, पुनर्विचार कर सके। मतलब जो खुद वो आदेश दे रहा है उस पर वो पुनर्विचार कर सकता है, और अगर उसे लगता है कि भाई मेरा पूर्व का फैसला थोड़ा सही नहीं है तो मैं उसको क्या कर सकता हूं, मॉडिफाई कर सकता हूं, परिवर्तन कर सकता हूं। आर्टिकल 137। अगला है आपका अभिलेख न्यायालय। आर्टिकल याद करते चलना भाई, 129। अभिलेख न्यायालय क्या होता है, अभिलेख न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्राप्त है। इसका आशय कि न्यायालय के सभी निर्णयों को रिकॉर्ड या अभिलेख के रूप में क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है अभिलेख के रूप में। आर्टिकल 129। और एक और क्या बात दी गई यहाँ पे, मौलिक अधिकारों का रक्षक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है मौलिक अधिकारों को लागू करना, इसके अंतर्गत कार्यवाही करना। ठीक है, इसके अंतर्गत 5 तरीके की बातें बताई गई है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को सशरीर क्या करो आप पेश करो। परमादेश, हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध रोकने वाली है। ठीक है, अधिकार प्रच्छा मतलब किस अधिकार से आप काम कर रहे हैं। उत्प्रेषण, मामले को ऊपर भेजो। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंध संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। मतलब कोई भी संविधान से संबंधित मामला है
तो मिनिमम 5 पीठ होनी चाहिए, मिनिमम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। आर्टिकल 145(3) के अंतर्गत ये बात की गई है। ठीक है, के अंतर्गत बात की गई। मेरे हिसाब से इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी है जितनी बात मैंने बताने की कोशिश करी है। अब एक छोटा सा सवाल पूछता हूं आपसे, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में कौन है भारत का मुख्य न्यायाधीश? किस नंबर का है? आप इसको क्या करके बताना है, आपको स्वयं समझदार है, कमेंट करके बताएं। अगर क्लास में याद हुआ होगा तो भी आप कमेंट करके बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहे, साथ में चलते रहे और प्री को क्या करते रहे, चलते रहे। ये जो रणनीति 51 जो बैच है मात्र 999 में आप परचेस कर सकते हैं। उसके साथ में आपको एक टेस्ट सीरीज जो लगभग 120 टेस्ट इस सीरीज के अंतर्गत मिलने वाले हैं, आपको मुफ्त मिलने वाली। और आप समझ रहे हैं इस और क्या दे रहे हैं, इसके साथ में एमपी का रिवीजन भी आपको करवा रहे हैं। ठीक है, एमपी के साथ साथ आपको इकोनॉमिक्स का डेटा भी प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ में करंट अफेयर्स भी कराने वाले हैं। और अगर ये नहीं लेना तो भाई इतनी सारी की व्यवस्था मात्र 499 रुपए में है टेस्ट सीरीज के साथ में। तो आइए रक्षा एकेडमी ज्वाइन करें, अपनी तैयारी को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ें और बढ़िया तरीके से पास होए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तक तक के लिए जय श्री राम।